नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार जो हैं फिर से एक बार एनडीए के सीएम प्रत्याशी हैं और बहुत चांस है कि इस बार वो सीएम बन भी जाएंगे, जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि चुनाव में वोट के बाद जनता तय करती है कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार जो हैं अपने पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, स्टार प्रचारक भी वही रहेंगे। लेकिन हर एक पार्टी में जो है एक नंबर 2 होता है और जितने भी पार्टी हैं अभी देश के या बिहार के, उसमें नंबर 2 नंबर 3 होते हैं, जो कि पार्टी के अहम फैसले लेते हैं या फिर संगठन या प्रचार इससे संबंधित सारे वो कार्य करते हैं और अपने जो नेता होते हैं उनको अपनी सलाह देते हैं। लेकिन जदयू जो है उसमें अभी दूर दूर तक दूसरा जो है वो नेता दिखाई नहीं देता है। कोई आता तो है लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी भूमिका खत्म हो जाती है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, या पहले भी थे दिग्विजय सिंह थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शकुनी चौधरी थे, लेकिन सब धीरे धीरे करके गायब हो गए। तो आज हम इस चर्चा में बात करेंगे कि बिहार में जो नीतीश कुमार की भूमिका क्या है और उनका कार्यप्रणाली क्या है सब। और हमारे साथ हमारी चर्चा में है हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी। सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा में प्रश्न पूछना चाहता हूँ रंजीत सर कि आखिर जदयू में नंबर 2 कौन है नीतीश के अलावा? अगर किसी को बात करना हो किसी बड़े निर्णय को लेकर, बड़े फैसले को लेकर, तो नीतीश के अलावा कोई किससे बात करेगा? इसमें अभी आप चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं। अगर सिंपली अगर आप देखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 10 जो भी कर ले वो नीतीश कुमार है। और नंबर 2 वो किसको बनाते हैं ये भी वो तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 2 बन रहा है किसी को जो है कि नहीं आप नंबर 2 के लायक हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे जब चाहेंगे वो नंबर 2 बन जाता है और जब चाहेंगे वो किस नंबर पे चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर फिलहाल अगर आप बात कर लें तो नीतीश कुमार के साथ 2 लोगों की हमेशा चर्चा होती है। एक होते हैं आरसीपी सिंह और दूसरे होते हैं ललन सिंह। और जो बिहार विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में नीतीश कुमार अपने हिसाब से पूरी तैयारी करते हैं और उसमें तय करते हैं कि किसकी भूमिका क्या होगी और कैसे किनसे काम लेना है। तो नंबर 2 फिलहाल जो नज़र आता है सबके दिमाग में ही चल रहा है, जो दिख रहे हैं हर जगह दिख रहे हैं, वो है ललन सिंह, जो कुछ महीने पहले सक्रिय नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से वो इन दिनों एक्टिव हुए हैं इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है। ऐसी जिम्मेदारी जो चुनाव के वक्त हर दल किसी न किसी को सौंपता है। वो लाइजनिंग का एक काम जो होता है कि किसी दल से किसे लाना है, कौन हमारा वोट बैंक है, यह सारी जिम्मेदारी इस बीच ललन सिंह ही निभा रहे हैं। अभी आप देखेंगे जितने विपक्ष से नेता टूट के आ रहे हैं, चाहे कहीं भी आ रहे हैं, तो उनको मिलाने का काम वो ललन सिंह के पास है। वो जाते हैं, गला मिल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे करीब माना जाता था कि सीएम नीतीश के उत्तराधिकारी जिन्हें उत्तराधिकारी कहा जाता था, आरसीपी सिंह, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ललन सिंह, अगर आप नंबर 2 वाली सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब यही है कि अभी ललन सिंह सबसे करीब हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आपने कहा कि जो नीतीश कुमार के हैं वो नंबर 2 हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ दिन पहले जो थे आरसीपी सिंह थे और लगभग कहें तो हम लगभग 5 साल वही थे। और एक वो जनता से, वो जो अपने कार्यकर्ता से कुछ दिन पहले वर्चुअल संवाद भी करते हैं लगातार, हर एक क्षेत्र के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका संगठन, उनसे बात करना, लेकिन एकाएक वो गायब हो गए। आखिर आरसीपी सिंह गए कहाँ? दरअसल देखिए, हमने कहा कि भूमिका वो बदलते रहते हैं। तो आरसीपी सिंह की जो एंट्री है वो बहुत तगड़ी एंट्री है। वो कैसे नीतीश कुमार के साथ आए इसकी कहानी तो हर कोई अब जानता है। लेकिन जब वो आए तो नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते बने। हर एक बड़ी जिम्मेदारियां, हर एक बड़े काम आरसीपी सिंह करते हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे बिहार में हो, ये पूरी जिम्मेदारी उन्हें मिलती थी। लेकिन इस दौरान आरसीपी सिंह की भूमिका कम कर दी गई है। वो अब उस स्तर पे उन्हें भेज दिया गया है जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, वो वहाँ चले गए हैं। अभी टॉप क्लास के जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े काम होने हैं, वो अब ललन सिंह की जिम्मेदारी में दिखता है। और जो आरसीपी सिंह हैं वो देखेंगे आपको छात्र जदयू के बीच दिख रहे हैं। कभी इनका मैंने अभी लेटेस्ट में अपडेट्स देख रहा था तो छात्र जदयू की बातें कर रहे हैं कि उन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो कभी महिलाओं के बीच आरसीपी सिंह दिख रहे हैं। हाँ, एक बीच है कि 1.5 साल पहले आरसीपी सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आप पूरे बिहार घूमें और मूड देखें, जनता का मूड देखें, महिलाओं का मूड देखें, युवाओं का मूड देखें। तो वो महिलाओं के बीच या नीतीश कुमार की बात रखने के लिए कई मंचों से गए थे।
लेकिन इस दौरान अचानक से ऐसा क्या हुआ, जब बिहार की सियासत को सबसे अधिक ज़रूरत नीतीश कुमार को कम से कम लगने वाली थी आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह की जगह उन्होंने ललन सिंह का चुनाव कर लिया। तो आरसीपी सिंह, अभी आप देखेंगे कि हम 2-3 महीने पुरानी बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के स्वर उठे थे उस वक्त ही जब नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला शुरू किया। बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। तो एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की मीटिंग थी, उसमें आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पे जोरदार हमला बोला था। कई सारी बातें उन्हें कह दिया था कि जिस पे हम लोग इन्हें बनाते हैं, फिर यही लोग जो है हमारे खिलाफ बोलने भी लगते हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें थी। और फिर बाद में ललन सिंह भी इस मुद्दे को पकड़े, तो वो कालिदास वाला जो कहानी हुआ था वो हुआ। लेकिन आरसीपी सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। बावजूद इसके आरसीपी सिंह पे कई तरह की जिम्मेदारियां जो नीतीश कुमार दिए थे, उसके साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए थे। तो साइड करने की सबसे बड़ी वजह देखें तो आप तेजस्वी यादव के बयान को आप अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तेजस्वी यादव खुल्लम खुल्ला मीडिया में जब बोलते नजर आते हैं कि आरसीपी टैक्स लगता है। ये आरसीपी टैक्स क्या है? ये उनका आरोप है कि ये जदयू फंड में पैसा लाने के लिए कई तरह के जो आरोप लगते रहते हैं कि इस तरह की बातें हैं कि आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो थानों से इस तरह के ये आरोप हैं। हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है। ये पूरे आरोप जो है वो आरसीपी सिंह पे तेजस्वी यादव लगातार लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये आरोप में सत्यता कितनी है, प्रामाणिकता कितनी, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया में जब यह बात किसी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अगर कही जाती है तो समझिए कि कहीं ना कहीं छवि पर तो असर पड़ता है। वो काम वो जैसे भी करते हों, जो भी उनका तरीका हो, वो अलग चीज़ है, वो जांच का विषय हो सकता है। इस पर सरकार चाहे जो चाहे वो करेंगे। लेकिन जब एक राजनीतिक पार्टी में आप शामिल हैं और इस तरह के छवि पर आप पे लांछन लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सचेत हो जाते हैं। वो सिर्फ सोशल इंजीनियर ही नहीं है, राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर है नीतीश कुमार। उन्हें पता है कि कब किसको किस पाले में रखना है और कहाँ साइड कर देना है। आरसीपी सिंह को उन्होंने दरकिनार कर दिया, या आरसीपी सिंह से किनारा कर इस चुनाव का आनंद लेना चाहते हैं, ये भी बात हो सकता है। पर कतरना जानते हैं। हाँ, वो पर कतरना जानते हैं। और आरसीपी सिंह में पर कतरने वाली बात जहाँ तक है, वो उतना साफ नहीं दिखता है कि वो पर कतरे जा रहे हैं उनके। लेकिन ये हो सकता है कि विपक्ष के पास कोई मुंह ना रहे कहने के लिए कि आप जो हमारे इस कद्दावर नेता पे आरोप लगा रहे हैं, तो हमने उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी है जो मीडिया से सुर्खियों से दूर है। और वो अपना काम कर रहे होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो जाता है कि ललन सिंह के सामने अब वो नंबर 3 नंबर 4 पे चले गए। अच्छा, ये बताइए कि आपने बात किया कि पर कतरने वाला एक बात हुआ। नीतीश कुमार जो हैं वो अच्छे से पर कतरना जानते हैं। बिल्कुल। जरा इसका इतिहास बताते हैं, किसका किसका पर कतराया है, खासकर अपने ही दल के लोगों का। हाँ, अपने कई ऐसे नाम आप देख सकते हैं। जब भी नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ मुखर हुई है, नीतीश कुमार ने बड़े आराम से पर कतर दिया है। इसके लिए तो आप सबसे पहला एग्जांपल जॉर्ज फर्नांडिस का ले सकते हैं कि कैसे उनकी स्थिति हो गई, निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे अब चलिए वो यहाँ है भी नहीं, स्वर्गीय हो गए। इसके बाद देखिए आप एक और नाम हम जोड़ना चाहेंगे इसमें, शरद यादव का। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के संविधान लिखने वाले, जिन्होंने पार्टी के पूरे नियम कानून बनाए, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, नीतीश कुमार के करीब भी थे। उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। दिल्ली में उनका रूप देखने वाला होता था, उनका अंदाज नीतीश कुमार सुनते थे उनकी बात। लेकिन जैसे ही महागठबंधन टूटा तो शरद यादव नाराज हुए, वो खुल के विरोध करने लगे। ऐसे में नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि अगर इनका विरोध होता है तो जदयू के एक से खास नेता है, इनके विरोध का पार्टी पर असर पड़ेगा। इन्होंने धीरे धीरे शरद यादव को साइड किया। उसके बाद देखिए इनके करीब जो आ रहा है, हम जीतन राम मांझी पहले लाएंगे, उसके बाद हम प्रशांत किशोर की चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी को देख लीजिए, वो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा, मात्र 2 लोकसभा सीट जीते। तो उन्हें ऐसा मौका मिल गया कि हम अब करें तो क्या करें, बिहार की सियासत में अगर बने रहना है तो 14 से सबक लेना होगा। नीतीश कुमार राजनीति के बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्हें पता था कि किसे सीएम बनाना। उन्हें दलित चेहरा, एक क्या कहते हैं पपेट टाइप से कोई चेहरा ढूंढा। जीतन राम मांझी सबसे बेस्ट चेहरा लगा कि जो मैं कहूँगा वो बोलेंगे, वो करेंगे। उन्होंने जीतन राम मांझी को गद्दी पे बैठा दिया। अब जीतन राम मांझी जैसे ही गद्दी पे बैठे तो जीतन राम मांझी से जो भी हो, चाहे भाजपा का जो कनेक्शन रहा, चाहे जो भी रहा, तो जीतन राम मांझी धीरे धीरे समझने लगे कि हमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे कार्यशैली पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने फैसले लेने लगे, जो नीतीश कुमार को खटकना शुरू हो गया कि यह पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने इन्हें भी साइड किया अपने तरीके से, फिर वापसी कर गए, सीएम बन गए। अब देखिए एक और नाम आता है जो सबसे चहेते मुंह लगवे थे इनके, प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2015 का चुनावी रणनीति जदयू या महागठबंधन के लिए बनाया और बड़ी जीत भी हासिल हुई नीतीश कुमार को।
तो उस वक्त प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया कि आप हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर कहीं दिखते नहीं थे। नीतीश कुमार हर बार डिफेंड करते थे। कैबिनेट मंत्री अगर बिहार में नहीं रहे, जो 7 निश्चय योजना प्रशांत किशोर की बनाई गई थी, उसके बाद वो दिखते नहीं थे, कहीं दूसरे चुनाव में, कहीं तीसरे चुनाव में इस तरह दिख रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि फिर ये खिलाफ बोलना शुरू किए। कब? जब CAA कानून आया। CAA कानून पे नीतीश कुमार को नसीहत देने लगे, जाके मिल के बोले इस स्टैंड के खिलाफ जाइए। तो इन्होंने जो है NRC के वाली बात तो उनकी मान ली, लेकिन CAA में नीतीश कुमार को कुछ बुरा नहीं लगा। प्लस गठबंधन धर्म है, पालन भी करना पड़ेगा NDA का। तो प्रशांत किशोर ये विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो ये पार्टी को नुकसान होने लगा। तो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्हें बनाया नीतीश कुमार ने जदयू का, अब उन्हें साइड करना था। और उन्होंने देखिए, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को साइड किया। ये नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं इस लिस्ट में। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो तबाह हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो इनके साथ जो है इनके खिलाफ बोलना शुरू किए, इन्होंने इनको खत्म ही कर दिया। दिग्विजय सिंह भी साइड किया इन्होंने। तो कई ऐसे नेता हैं, अगर हम ज़्यादा पुराना जाएंगे तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन कुशवाहा जब अलग हुए उसके बाद भी जो है दोबारा भी नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, उसके बाद भी जो है इनका वो स्थिति देख रहे हैं, कभी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए तो कई ऐसे नेता रहे जो नीतीश कुमार वही वृक्ष की तरह खड़े हैं, लेकिन इनके आसपास जो इनके लिए दाएं बाएं कहते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे लोग साइड होते गए, भूमिका बदलती गई। तो मैंने यही कहा कि नंबर 1 भी वही है और नंबर 10 भी वही है, नंबर 2 भी वही है, नंबर 9 भी वही है। तो पूरी भूमिका इनके ऊपर है। एक बात हमेशा होता है कि नीतीश कुमार जो है विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। उसके साथ ही साथ वो कहते हैं क्राइम, फिर से कम्युनलिज्म और करप्शन, इन चीज़ों पर भी समझौता नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि विचारधारा समझौता ना करना और ये तीनों जो शब्द हैं, ये एक नारा है या सच में उनकी कार्यप्रणाली है? देखिए, अगर जिस हिसाब से आप सुर्खियों की बात करें और जो राजनीति होती है, राजनीति में समझौते का खेल होता है। जैसे ही आप कई दल हैं तो समीकरण बनते हैं और समीकरण के बाद ही कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो CCC वाली बात है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये 3 चीज़ पे नीतीश कुमार थोड़े बहुत सफल रहे, लेकिन कई आरोप इन पे लगे हैं। अगर हम विपक्ष के ही आरोप की बात करें तो विपक्ष का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि 55 घोटाले नीतीश कुमार की सरकार में हुए। तो 55 घोटाले हुए तो फिर करप्शन वाली बात तो वो जीरो पॉलिसी वाली, वो जीरो टॉलरेंस वाली बात तो है नहीं। क्राइम का ग्राफ तो आप लगातार देख सकते हैं, बिहार में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा है। कई सारी घटनाएं हैं, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, तो हर एक जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्राइम की घटनाएं, लूट डकैती। तो इस पर भी कंट्रोल लगाने की जहाँ तक बात है वो उस हिसाब से आपको नहीं दिखेगी। और जो आपने बात की कम्युनलिज्म की, हाँ, कम्युनलिज्म पर जो है थोड़ी बहुत पकड़ नीतीश कुमार की है। इसमें आपको ये चीज़ कम दिखेगा कि इस बिहार में, वैसे भी बिहार जो है इस मामले में सहिष्णु रहा है। इस तरह के दंगे बिहार में कम हुए। हाँ, छिटपुट घटनाएं, रामनवमी का मामला हो या ईद उल, इसमें लेकिन इतनी चौकसी बढ़ती जाती है, घटनाएं कम होती हैं। लेकिन क्राइम और करप्शन, इसमें नीतीश कुमार उतने फिट नहीं बैठे हैं जितने वो बात करते हैं, जितनी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस वाली बात है। और इसी जीरो वाली नीति के चलते तो उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। 2017 में तेजस्वी यादव पे आरोप लगे तो उन्होंने स्पष्टीकरण देने को कहा, तेजस्वी ने स्पष्टीकरण लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जो ये विचारधारा की बात करते हैं और किसी दल में मिल जाते हैं। ये बीजेपी को कहते हैं कि भारत जलाओ पार्टी है एक समय में, बड़का फिर झूठा मिल पार्टी जाते, कहते बड़का हैं। झूठा पार्टी बोलते हैं, फिर मिल जाते हैं। 2017 में कहते हैं तेजस्वी पर केवल नाम आता है तो उन संबंध तोड़ लेते हैं। लेकिन वही 2014 में लालू यादव जब पूरी तरह से चारा घोटाला में डूबे हुए थे और जिनको ये विरोध कर कर के मुख्यमंत्री बने थे, उससे मिल जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का आखिर ये क्या कहा जाए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल। इसमें अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को कई लोग, कई नेता कहते हैं कि ये परिस्थितियों के सीएम है, क्योंकि बिहार में अकेले नीतीश कुमार कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो सके। कई बार बने भी तो बहुत जल्दी उनको हटना भी पड़ा। तो कभी कभी तो 7 दिन वाली भी बात हमें 2000 में 7 दिन के लिए, पहली बार तो 7 ही दिन के लिए, 7 दिन के लिए बने। तो एक्चुअली इनकी समस्या ये है कि कहीं मैंने पढ़ा भी था कि सत्ता के करीब रहने में इनको मजा आता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो उन्हें लगता है कि इस बार हमें जरूरी है, जो मौसम वैज्ञानिक वाली बात है ना कि रामविलास पासवान फिट होता है, वो नीतीश कुमार पे भी फिट कर सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर महागठबंधन से यानी तेजस्वी यादव की पार्टी से, राजद से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, हमें वहाँ गुरेज नहीं है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जब जहाँ रहते हैं विपक्ष पे हमला करना, जो पूरे राजनीति का जो खेल होता है, बीजेपी को कुछ भी बोल रहे हैं,
आरएसएस को कुछ भी बोल रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, संघ में वाले से नहीं मिलेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूरत जब पड़ती है तो फिर वही याद आता है। 17 सालों का पुराना रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरे दल बदलने का खेल जो है कि बेसिकली वही है कि कुर्सी के करीब रहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद ज़्यादा सुंदर लगता है नीतीश कुमार से। ये तो क्या नीतीश कुमार विश्वासी आदमी नहीं है क्या? विश्वासी आदमी की हम लोग अगर बात कर ले तो वो जिस दल के साथ हैं उसके लिए विश्वासी हैं। उसके लिए भी कहाँ विश्वासी है? 17 साल आपने बताया कि बीजेपी से तोड़ लिया उन्होंने, लालू के साथ मिले तो गले मिले, दही का तिलक लगाया जा रहा है एक दूसरे को, रातों रात छोड़ दिए उनको। हाँ। अपने पार्टी के नेताओं के बारे में आपने बताया किस तरह ऊपर कतरते हैं, साइड करते हैं। बिल्कुल। तो इनसे तो एक उनकी छवि जो बनती है पर्सनली, जो भले वो सत्ता के करीब रह, सत्ता के लिए वफादार हो, लेकिन अपने पार्टी व्यक्ति के लिए विश्वासी नहीं है। अब ये कहने वाले तो बिल्कुल कहेंगे ही, क्योंकि जिस हिसाब से जितने जो घटनाक्रम अभी हम लोगों ने चर्चा किया है तो वो सारे घटनाक्रम यही कहते हैं कि शायद नीतीश कुमार से पर भरोसा करना उतना उचित नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भरोसे के व्यक्ति तब तक हैं जब तक आप उनके भरोसे के व्यक्ति हैं। तो उनके अगर उन्हें लगता है कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, वहाँ जाने से हमें फ़ायदा है, तब तक तो वो आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके स्वर विरोध में जाते हैं, नीतीश कुमार के विरोध में जाते हैं, तब तक उनके फैसले भी धीरे धीरे बदलते हैं और कब कौन साइड लाइन होता है इसका पता नहीं चल पाता है। फिलहाल यही स्थिति हमें आरसीपी सिंह की लग रही है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ये तेजस्वी यादव हमेशा बोलते हैं अपने भाषणों में। और नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली ऐसी रही हुई है कि जिससे उनके जो विश्वास है उन पर सब कोई प्रश्न उठाता है। और इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो हैं अपने विरोधियों के साथ साथ अपने दल में भी वैसे लोग जो उनके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी छवि को धूमिल कर सकते हैं, उसका भी पर कतरना जानते हैं, साइड लाइन करना जानते हैं। तो वही देखना है अब इस बार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की क्या रणनीति रहती है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 1 से लेकर 10 तक उन्हीं का स्थान है और उन्हीं का दबदबा रहेगा। तो आगे भी हम देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या उनकी रणनीति रहती है और सत्ता के करीब रहने वाले नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी को कितना मजबूती से इस विधानसभा में भी पकड़े रहते हैं, वो समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।